शेख जी, रामपुर में आजम खान के प्रत्याशी की हार, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हार किस तरह से देखते हैं? और आजमगढ़ में इतना क्लोज फाइट जहां 5,000 2,000 का डिफरेंस हम देख रहे हैं लगातार। आपने देखा कि इन लोगों ने प्रशासन ने हमें मत ही नहीं डालने दी। इसका आपको पता है, आप आजादी के बाद से आंकड़े उठा के देख लें, जिन गांव में वोट पड़े जहां 500 वोट है वहां 18 वोट पड़े, जहां 600 वोट है वहां 4 वोट पड़े। तो इन्होंने वोट डालने ही नहीं दिए। पुलिस प्रशासन ने वहां वोट डाले नहीं। इसकी कंप्लेन हमने पहले भी कर चुके हैं। दूसरी बात, रही बात आजमगढ़ की, आजमगढ़ में देखिए, हम हमेशा कहते रहते हैं कि बसपा जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और वो आजमगढ़ में भी साबित हो रहा है। नहीं मतलब बसपा चुनाव लड़ना छोड़ देता कि आप लोग जीते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो चुनाव लड़ना। भाई मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। बताइए मैं जो बात कह रहा हूँ, अभिषेक भाई बताइए, जो बात कह रहा हूँ, बताइए जी। रामपुर में उन्होंने फील्डिंग किया। अभी आप देख रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को राष्ट्रपति में भी समर्थन दे दिया चुनाव में। तो वो क्यों नहीं खुल के कहते हैं, क्यों नहीं खुल के कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, एनडीए में शामिल हो जाए, एनडीए में शामिल हो जाए और सारी चीजें। हमने कब कहा किसी राजनीतिक दल को नहीं लड़ने के? देखिए, इस समय जो केंद्र की राजनीति है वो 3 उसमें बटी है, एनडीए, यूपीए और तीसरे दल। तो ये क्लियर होना चाहिए ना बसपा को, वो किस तरफ स्टैंड करती है। वो एनडीए का बार बार समर्थन करती है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की हर बार मदद करती है। यहाँ भी यही आरोप आपसे भी पूछा जा सकता है अभिषेक जी, यही आरोप आपसे भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी फील्ड नहीं कर रही है कैंडिडेट। क्या कांग्रेस पार्टी आपकी बी टीम है या कांग्रेस पार्टी की आप बी टीम है? सवाल इस वजह से है क्योंकि करहल में भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। रामपुर खास याद करिए, प्रतापगढ़ की सीट, आराधना मोना मिश्रा की सीट, प्रमोद तिवारी की कभी सीट हुआ करती थी, वहां पर कांग्रेस ने भी नहीं उतारा। तो वही चीज जो आरोप आप लगा रहे हैं, वहां बी टीम कौन है किसकी? हाँ नहीं, मैं बहुत सीधी सी बात है। हमने जैसे पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हमने 2 सीट पे कैंडिडेट नहीं उतारे थे। हमने 78 सीटों पे चुनाव लड़ा। बहुजन समाज पार्टी से हमारा गठबंधन था। और आज आपकी डेट में आप देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी क्या कहती है। कांग्रेस वाले सवाल का जवाब दीजिए। नहीं अभिषेक जी, कांग्रेस वाले सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस बी टीम है आपकी, आप कांग्रेस की बी टीम है। अगर वो लोग कैंडिडेट फील्ड नहीं करते हैं, हाँ, हम कहाँ से बी टीम है? मैंने बताया आपको, करहल से नहीं उम्मीदवार उतारा उन्होंने, रामपुर खास में उम्मीदवार नहीं उतारा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। आप किससे लड़ रहे हो? आप देख तो रहे हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी, चलिए आनंद दुबे जी, आपकी बी टीम से आपको फायदा मिल गया है। मैं अभिषेक जी को सुन रहा था, ये मेरे मित्र हैं और सेंसिबल आदमी है, लेकिन पता नहीं कि कैसी बातें कर रहे हैं। खैर, आज सुबह से इनके सभी प्रवक्ता ऐसी बातें कर रहे हैं। वो अपनी हार मानने के बजाय मायावती जी पर आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी ने भी कुछ दिन पहले यही कहा था कि हम तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मायावती जी तो अलग ही जा रही हैं। चलिए ठीक है, आनंद जी माफी के साथ रोक रहा हूं, अनिल का रुख करेंगे, कुछ अपडेट उनके पास है। अनिल बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर निरहू जो हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनकी लीड 7200 की हो गई है और 5,60,000 वोट गिने जा चुके हैं। अब सिर्फ 2.5 लाख वोटों को गिना जाना बाकी है और गुड्डू जमाली भी 1,63,000 तक पहुंच गए हैं। यानी 1,86,000 धर्मेंद्र यादव के पास है तो 1,63,000 गुड्डू जमाली के पास भी है और 1,93,000 वोट दिनेश लाल यादव निरहू के पास है। 7200 वोटों से आगे हो गए हैं और ये लीड लगातार वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब मुश्किल हो रही है समाजवादी, बिल्कुल मुश्किल हो रही है और डिफेंड करना भी मुश्किल होगा। अनिल बने रहिए, बिल्कुल ठीक है। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके लिए अच्छी खबर जरूर है, लेकिन अभिषेक जी अगर इसी को दूसरी तरह से देखा जाए कि बसपा की बदौलत ही अखिलेश यादव 2019 में जीत पाए थे, क्यों न कहा जाए? जिस गुड्डू जमाली ने इतनी कड़ी टक्कर दी है, 29% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, उनका इतना बड़ा रोल न रहा होगा उस पार्टी का अखिलेश यादव की जीत में? कैसे खारिज किया जाए इसे? विधानसभा के तो कौन हमारे साथ था? हम आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीटें जीते थे। दोनों पैटर्न अलग अलग होता ना अभिषेक जी। मैं मेरी बात कंप्लीट हो जाने देना प्लीज। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर एक रमाकांत यादव जी को छोड़ दे और एक क्या कहते हैं अकबर अहमद डंपी साहब को छोड़ दे तो बसपा कभी ये सीट जीती नहीं। रमाकांत यादव जी इस वक्त हमारे साथ है। 2 बार वो सपा से सांसद थे, एक बार बीएसपी से भी और भाजपा से भी, बिल्कुल भाजपा से भी सांसद। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आजमगढ़ का इतिहास बता रहा हूँ। तो देखिए, सबको पता था, इस बात सबको पता है कि हमारा गढ़ है। हमने 10 की 10 आज तक इतिहास उठा ले, 10 की 10 कोई पार्टी एक सीट। चलिए अभिषेक जी फिर इसमें भी नाकामी दिखेगी कि आपके गढ़ में बीएसपी ने भी इतना ज्यादा वोट लिया है। मैं
मेरी आप बात कंप्लीट होने दें। जल्दी कंप्लीट करिए, आनंद जी वेट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। यहाँ पे जब भी हमारी लड़ाई हुई, जो भी विधानसभा में आप देखे रहे होंगे, तो हमारे कई कैंडिडेट्स कहते हैं ना, भाजपा नंबर 2 पे नहीं थी हर सीट पे, कोई कहीं पे बीएसपी थी नंबर 2 पे, भाजपा तीसरे नंबर पे थी। तो ये सबको पता है। यहाँ पे आजमगढ़ इतिहास क्रांतिकारी। चलिए ठीक है आनंद जी, यहाँ पे सारी चीजें बदलते रहते हैं। आनंद जी अच्छी खबर है, 7,000 की बढ़त है, लेकिन नतीजों में अभी इंतजार है, बढ़त बरकरार रहेगी, ये भी चुनौती है क्योंकि क्लोज मार्जिन है। नहीं देखिए, रामपुर लगभग हम जीत चुके हैं और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि आजमगढ़ भी हम जीतेंगे। जिस हिसाब से हम बढ़त बना रहे हैं, आजमगढ़ भी हम जीतेंगे। आजमगढ़ की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और रामपुर की जनता भी हमें अपना आशीर्वाद दे चुकी है। एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने बी टीम की बात कही। देखिए, ये तो आप लोकतांत्रिक इतिहास उठा के देख लीजिए, चुनावी इतिहास उठा के देख लीजिए, किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग फ्रेंडली मैच खेलते रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ कभी कैंडिडेट नहीं उतारा गया, इस बार करहल में कैंडिडेट नहीं उतारा। जो सवाल आपने इनसे पूछ लिया, अब ये कह रहे हैं कि मायावती जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों समर्थन दे दिया। अरे भाई, द्रौपदी मुर्मू जी सिर्फ एनडीए की कैंडिडेट नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी इस देश के आदिवासी की, गिरवासी की, वनवासी की, दलित की, शोषित की, वंचित की आवाज है, एक चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी ने, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो हमें संकल्प दिया कि 2017 में आनंद भाई 2017 में विधानसभा चुनाव के ठीक बाद, सुनिए ना सुन लीजिए, आप ही से सवाल सुन तो लीजिए, आप ही के लिए अच्छा लगेगा इस सवाल आपको। सुनिए, 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद, अरे आनंद भाई सुनिए ना, 2017 में विधानसभा आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत धीरे आ रही है, ये पीसीआर इसे दुरुस्त करें, ठीक है, इसे सही करते हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद गोरखपुर, फूलपुर और कैराना 3 ऐसी लोकसभा सीटें थी जहां पर सीटें खाली की गई थी बड़े नेताओं की तरफ से। सीएम, डिप्टी सीएम ने वहां पर समाजवादी पार्टी या यूं कहे कि गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। उसका बदला ले पाएंगे आप लोग? ले रहे हैं आजमगढ़ और रामपुर से? मेरा मानना है कि लोकतंत्र में बदले की भाव से न कोई काम होता है, न करना चाहिए। निश्चित रूप से इन्होंने उपचुनाव उस वक्त जीता था, हमारी कोई कमी रही होगी, हमारी कोई नाकामी रही होगी, जिसको हम समझ नहीं पाए होंगे। समाजवादी पार्टी को चुनाव में उसका फायदा हुआ, चुनाव वो जीती और हम उसका स्वागत करते हैं। इस बार हमने मेहनत की, हमने जनता के बीच अपने मुद्दे रखे, हम जनता के बीच गए, हमने उनसे संवाद किया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को हार का आभास पहले ही हो चुका था, इसीलिए उन्होंने रामपुर और आजमगढ़ से उचित सम्मानजनक दूरी बरकरार रखी, ताकि जो हार का ठीकरा है वो धर्मेंद्र यादव और आजम खान पर फूटे। पहली चीज। एक चीज में ये जो कह रहे थे कि मायावती जी चुनाव क्यों लड़ रही है, अरे भाई, क्या आपके लिए लोकतंत्र में सारे लोग चुनाव लड़ना बंद कर दें? कुछ दिन बाद आप ये भी कहेंगे, अरे वो भाजपा चुनाव लड़ती है इसीलिए हम हार जाते हैं, भाजपा को भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हम अकेले बस आए और कहे भैया हम जीत गए। ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चलता है ना, ऐसे चुनाव होता है। अभिषेक जी जवाब दीजिए बहुत संक्षेप में, फिर मैं भावेश तक के पास जाऊंगा। जी, आनंद भाई को मैं बहुत सीधे से संक्षेप में जवाब देना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा, अभी इनकी एआईएम के जो नेता थे वो विधानसभा चुनाव में बड़े बयान दे रहे थे। इनकी केंद्र में भी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी सरकार थी, ना इन्होंने उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करी, ना केंद्र की सरकार ने कोई कार्रवाई करी। तो सबको पता है इन्होंने किस तरीके से वो किया। बसपा को पता था कि वो सीटें जीत नहीं सकती, वो सीटें जीत नहीं सकती, पर वोट कटुआ एक कहावत है हमारे पूर्वांचल। नहीं अभिषेक भाई ठीक है, अपने पूर्वांचल के सब पूर्वांचल के सुनिए ना, अब संवैधानिक अधिकार छीन लेंगे क्या आपकी? भाई चुनाव ही न लड़े। हमने कहा मना किया, हमने कहा मना किया, मेरी बात आप नहीं समझ रहे। बट द स्टेटस शुड बी वेरी क्लियर। आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हो? अभी आप देखें महाराष्ट्र में, देखें ये चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। सत्ता के इतने लोभी लोग हैं। वो सवाल कांग्रेस वाले मुद्दे पर आपसे क्यों न पूछा जाए? बीजेपी से जो आप पूछ रहे हैं भाई, मैं बिल्कुल इसका जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस ने तो कहा, कांग्रेस के कितने प्रवक्ताओं ने कहा वो इसलिए नहीं लड़ना चाहते क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है और उसका वोट, हम विपक्ष का वोट नहीं काटना चाहते। तो कांग्रेस खुद ही कह रही है। तो बातचीत कर लेते हैं आप लोग, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी टीम छोड़ देते हैं। भावेश सर, रामपुर और आजमगढ़ के कम से कम रामपुर के नतीजे की बात कर लीजिए। रामपुर में नतीजा और आजमगढ़ में जो बढ़त मिल रही है उस आधार पर क्या समझा जाए? क्या ये 2024 की एक तस्वीर भी है जहां जो मजबूत किले विपक्ष के थे वहां बीजेपी हमला कर रही है, उनको भी तोड़ने की कोशिश कर रही है, या फिर जनता को भी पता है कि यहाँ कोई सरकार बदलने वाली नहीं है, जो सिटिंग पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार है उसका ही सांसद चुना जाए?
अखिलेश यादव देखा जाए तो नेता के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर अभी उन्होंने अपने आप को स्टेबल नहीं किया है। वो 2 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे चले जाते हैं। और इस चुनाव को जितनी अगंभीरता से लिया है उन्होंने लीडर के रूप में, ये नजीर है। और मुझे लगता है कि अगर यही रवैया रहा, यही तरीका रहा, और इसको अगर इस नतीजे को अगर समाजवादी पार्टी ने विश्लेषण करके अपने आप को करेक्ट नहीं किया तो 24 में उसके लिए कोई संभावनाएं बचती नहीं। जिस तरह की राजनीति चल रही है इस वक्त, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी किलर इंस्टिंक्ट के साथ लड़ती है, मैं कहता हूँ उसके विचारों से मैं भी सहमत नहीं होता। बहुत सारी आपत्तियां होती हैं, लेकिन आप मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हर लड़ाई को ताकत के साथ लड़ती है और एक जनता के साथ संवाद रहती है, संवाद रखने की कोशिश करती है। ये कोशिश समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं दिखाई देती है? क्या इतनी बड़े मार्जिन वाली सीट थी? अगर देखा जाए तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव को 60% के आसपास वोट मिला था और निरहुआ का वोट परसेंट 35%। ये इतना बड़ा मार्जिन था। और अगर अखिलेश यादव वहां जाते तो और जाके बात करते, और नहीं तो वीडियो, आजकल तो बहुत सारे संसाधन हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री तक ने अपील की लोगों को घर से बाहर निकल के वोट करने की। तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसी में एक सवाल में जोड़ रहा हूं, सप्लीमेंट्री सवाल से कि उस जीत में अखिलेश की बीएसपी का रोल क्या था? गुड्डू जमाली एक बड़ा नाम है, मुबारकपुर से 2 बार विधायक रहे, मुस्लिम वोटर्स में पकड़ है, लोकल कैंडिडेट के तौर पर उनको देखा जा रहा था कि भाई धर्मेंद्र भी बाहर के हैं और गाजीपुर से आए हैं निरहुआ भी, तो गुड्डू जमाली लोकल कैंडिडेट है, उसका असर भी देखा जा रहा है 2022 के इस उपचुनाव में। और 2019 में बीएसपी का रोल क्या था अखिलेश की जीत में? बीएसपी की सीट बढ़ी है, अकबर अहमद डंपी वहां से चुनाव लड़ते रहे। और गुड्डू जमाली, मैं तो पिछली बार जब आपके साथ जुड़ा था तो मैंने कहा था कि गुड्डू जमाली अकेले नेता हैं वो जो वहां स्थानीय है और उनकी ताकत है जमीन पर, और वो ताकत दिखाई दे रही है वोटों के रूप में, उनको अच्छा समर्थन मिला है। अब ये समाजवादी पार्टी इसको अपनी हार छिपाने के लिए कह सकती है कि वो भाजपा का खेल खेल रही है। ठीक है, भाजपा का खेल खेल रही है, लेकिन ये जो रूल ऑफ द गेम है राजनीति में, अल्टीमेटली तो आपको उस रूल ऑफ द गेम से चुनाव जीतना है और हारना है। तो समाजवादी पार्टी ये नहीं कह सकती कि उन्होंने भाजपा का काम आसान बनाया है। आपने अपना काम मुश्किल बनाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना काम मुश्किल बनाया है। ये तोहमत अखिलेश यादव पर लगेगा। और क्या ये सवाल न पूछा जाए भावेश सर, क्या ये सवाल न पूछा जाए, क्योंकि गुड्डू जमाली वोट कटुआ वाले रोल में नहीं है, वो नंबर 3 पर जरूर है, लेकिन उनका वोटिंग परसेंटेज जो है उनके पक्ष में वो भी 29% से ज्यादा है। तो 2-4% बढ़ता है तो नंबर 2 पर भी रहते हो। बिल्कुल, गुड्डू, मैं तो कह रहा हूँ कि गुड्डू जमाली का कमाल दिखाई दे रहा है वहां पे। और निश्चित रूप से बसपा की जो हालत इस वक्त उत्तर प्रदेश में खराब है, लेकिन एक गुड्डू जमाली मुझे लगता है उम्मीद बन के उभरे हैं। अगर इतना वोट जीता है और त्रिकोणीय चुनाव में उन्होंने ताकत दिखाया है, तो मुझे लगा है गुड्डू जमाली की राजनीति अपने पार्टी में उनकी औकात बढ़ेगी, वक्त बढ़ेगी। ठीक है, अभिषेक भाई, क्या अखिलेश यादव की तरफ से डेडिकेशन की कमी दिखी है? अगंभीरता वाले जिस पहलू का जिक्र भावेश सर ने किया वो था, जिस डेडिकेशन के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है वो डेडिकेशन समाजवादी पार्टी नहीं दिखा पाई। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए आजमगढ़, उन्होंने माननीय नेताजी ने कहा था और अभी भी वो इस बात को मानते हैं कि इटावा उनका दिल है, तो धड़कन जो है आजमगढ़। सी बात है, आजमगढ़ से हमारी पार्टी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे संस्थापक जो है उनका, सबका अटैचमेंट रहा है। आजमगढ़ का हर कार्यकर्ता इतना स्नेह पाता है माननीय राष्ट्रीय। इन आंकड़ों को देखकर धड़कन बढ़ भी तो रही होगी अभिषेक भाई। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दे। मैंने वही बोला ना कि ये हमारी लोकल इकाई की रिक्वेस्ट थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ आने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ का हर छोटे से बड़ा कार्यकर्ता इस चुनाव में लगा हुआ था और हम बड़ी मजबूती से लड़े, सारी चीजें हमने लड़ी। हमें एक चीज ये थी, हमें जनता का प्यार और समर्थन हमेशा मिला है, आज भी मिला है, इसमें हम कोई दो राय नहीं। आप देख रहे होंगे नेक टू नेक फाइट चल रही है। पुलिस प्रशासन, अभी मैं वही काउंटिंग से जस्ट बाहर निकल के आया हूँ क्योंकि मुझे अंदर जाने नहीं दिया। इतना प्रशासन वहाँ पे टाइट हो गया है कि हमें निकाल दिया। नहीं, मीडिया पर्सन को भी अलाउ नहीं। अगर आपके पास पास है तो आप जा पाएंगे, नहीं है तो नहीं जा पाएंगे, चाहे मीडिया से पॉलिटिकल पर्सन हो। मैंने सुन लीजिए, मेरे पास पास था, सब कुछ था। हमारे वहाँ 5 विधायक थे जो पोलिंग एजेंट से, हमारे जो प्रतिनिधि, हमारे संवाददाता अनिल, उनको भी किनारे किया गया है, उनका व्यवस्था तो मैंने बोला ना। तो आप, अगर आपके अंदर इतना भरोसा था तो आप ये क्यों नहीं हमें आनंद जी जवाब दीजिए। रहने देता। धर्मेंद्र यादव ने भी सवाल उठाया, देते ना, धर्मेंद्र यादव की तरफ से भी सवाल उठाया। चलिए आनंद जी माफी चाहेंगे। एक बड़ी खबर है, न्यूज 8 पर बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कई बड़ी बातें की हैं, कार्यकर्ताओं का आभार जाहिर किया है।
बड़ी और अहम खबर, 40,000 से ज्यादा बढ़त उनके पास है, अजय बढ़त मानी जा रही है। बड़ा झटका लगा है रामपुर में। न्यूज स्टेज पर बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी, वो घनश्याम लोधी जो समाजवादी पार्टी में थे इसी साल बीजेपी ज्वाइन की, अब लोकसभा उपचुनाव में जीत की तरफ लगभग जीत उनकी तय हो गई है। तो रामपुर से बड़ी खबर है, जल्द नतीजा भी घोषित हो जाएगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी दरअसल, और बड़ी मार्जिन है, बहुत बड़ी बढ़त है, इसको कवर कर पाना अब पॉसिबल ही नहीं है ये कहा जाए। और उधर दिनेश लाल निरहुआ भी लगातार उनकी जो बढ़त है वो बढ़ रही है, 11,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे हैं। रामपुर में भी जल्द नतीजे घोषित हो जाएंगे। तो बीजेपी उम्मीदवार को बड़ी बढ़त मिली है, घनश्याम लोधी 40,309 वोटों से आगे हैं। आजम खान का खिला कहा जाता रहा, 10वीं बार यहां से आजम खान विधायक जब बने तब उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया, तो एक बहुत बड़ा नाम, जेल से बाहर आए, जेल में अंदर क्या हुआ इसका आरोप भी लगाया, इसको लेकर भी मतदाताओं के बीच गए, रामपुर वालों को संबोधित किया तमाम पहलुओं को लेकर। घनश्याम लोधी ने क्या कहा है, सुनिए। बता दें, कार्यकर्ताओं का उत्साह जो दिख रहा है आपको, ये है ना उसकी मेहनत का फल है। जो आज जो कमल खिलने जा रहा है, तो हमारे जो नेता हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वर्कर हैं, है ना, उनकी जीत का ये कमल खिलाया। मैं अपने पार्टी के नेतृत्व जो नेता हैं, नेतृत्व शीर्ष के नेता हैं उन्हें दूंगा, और जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें दूंगा, और जो यहाँ के आम जो छोटे कार्यकर्ता हैं पूरी स्तर तक के, उनकी है ना, उन्होंने मेहनत आज रंग लेकर। भाई मैं तो देख रहा हूँ झूठी जीत तो नहीं है। मैं तो अभी थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूँ ईवीएम में भी थोड़ा वो कर लेंगे, ईवीएम कर लीजिए, तो उनका को सुना आपने। आनंद भाई माफी चाहेंगे, वक्त खत्म हो गया। शुभकामनाएं रामपुर की जीत के लिए और बेस्ट विशेष आप दोनों को, अभिषेक जी और आनंद जी, आजमगढ़ के लिए। तो खबरें लगातार जारी हैं, आजमगढ़ में नेक टू नेक फाइट जरूर दिख रही है।